हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू इम्पेटस सीवीटी। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में आप लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री की पहली किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, और इसमें सेकंड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली सोसाइटीज। इसमें भी जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़कर खत्म किया था वो था 16 महाजनपद एंड मौर्यन एम्पायर। हमने ये देखा था कि किस तरीके से 16 महाजनपदों में मगध जो है वो सबसे पावरफुल महाजनपद के तौर पर इमर्ज होता है एंड अल्टीमेटली फिर किस तरीके से ये एक पावरफुल अंपायर के तौर पर इमर्ज होता है, इवॉल्व होता है, एंड किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला अंपायर ये बनकर निकल कर आता है। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करी थी। आज उसी के आगे हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जिस वक्त में मगध में मौर्यन अंपायर का राइज हो रहा था, जब ये भारत का सबसे पावरफुल एम्पायर बन रहा था, या फिर जब अल्टीमेटली इसका डिस्लाइन भी हुआ, इस पूरे वक्त में साउथ में क्या हो रहा था, साउथ में किस तरीके से राज्य व्यवस्था डेवलप हुई, किस तरीके के टाउन्स या फिर किस तरीके की किंगडम्स वहां पर निकल कर है आए, ये सारी चीजों को हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कस करना है। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, एंड ये सारा डिस्कशन हम लोग जिस टॉपिक के अंडर में करने वाले हैं उसका नाम है न्यू नोशंस ऑफ किनशिप। तो प्रोमिनेंटली हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, साउथ इंडिया में खास तौर पर किस तरीके से किनशिप का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से राज्य व्यवस्था डेवलप हुई, एंड एट द सेम टाइम बाकी नॉर्थ में भी उस वक्त में क्या चीजें चल रही थी उसको भी देखेंगे, बट प्रोमिनेंटली अपना फोकस इसमें साउथ इंडिया पे रहने वाला है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं, चलें शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक अपने को पढ़ना है उसका नाम है चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। The new kingdoms that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of the Cholas, Cheras, and Pandyas in Tamilikam, the name of ancient Tamil country, which included parts of present-day Andhra Pradesh, Kerala, and Tamil Nadu, they proved to be stable and prosperous. मतलब ये कि जिस वक्त नॉर्थ में मौर्यन अंपायर का उदय हुआ, मौर्यन अंपायर अपने पीक पर गया और अल्टीमेटली फिर उसका डिस्लाइन हुआ, इस पूरे वक्त में साउथ में भी नई किंगडम्स का इमरजेंस हो रहा था। इसमें भी डेक्कन और डेक्कन से अगर नीचे की तरफ बात की जाए, जो प्रोमिनेंटली ये जो आपका इलाका पड़ता है डेक्कन से नीचे की तरफ में इंडिया का जो इंडियन पेनिनसुला का जो पोर्शन है, इसमें हमको नए किंगडम्स एंड चीफडम्स का इमरजेंस होते हुए दिखता है। इसमें भी तीन आपके प्रोमिनेंट चीफडम्स हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। एक है चोलास, दूसरे हैं चेरास और तीसरे हैं पांड्यास। इनका उदय जिस क्षेत्र में हुआ था उसको बोला जाता है तमिलिकम। तमिलिकम का मतलब होता है एंशियंट तमिल कंट्री, और ये क्षेत्र आज का जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, वो आज का पूरा केरला और आज का पूरा तमिलनाडु, इन तीनों के क्षेत्रों को अगर मिला दिया जाए तो जो एरिया बनकर तैयार होता है उसको एंशियंट इंडिया में बोला जाता था तमिलिकम, जिसका क्या मतलब है एंशियंट तमिल कंट्री। इसमें इन तीन चीफडम्स का उदय होते हुए दिखता है, चोलास, चेरास, पांड्यास। इसके अलावा और भी किंगडम्स या और भी चीफडम्स का इमरजेंस हुआ, मगर ये इंपॉर्टेंट है। इनके इंपॉर्टेंट होने की वजह यह है कि ये बहुत लंबे वक्त तक अस्तित्व में रहे, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इन्होंने साउथ इंडिया के जिन जिन क्षेत्रों में ये थे उनको दी, और बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है इन किंगडम्स में, इन चीफडम्स में हमको देखने को मिलती है। तो साउथ में इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि और भी दूसरे किंगडम्स हुए और भी दूसरे चीफडम्स हुए, मगर क्योंकि ये सबसे लंबे वक्त तक अस्तित्व में थे, सबसे लंबे टाइम पीरियड तक इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में शासन किया, तो इनका जो है साउथ की हिस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसलिए प्रोमिनेंटली चोलास, चेरास एंड पांड्यास के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है और बनता भी है। अब ये इनका क्षेत्र कहां कहां पर था, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं और फिर फर्दर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, ये साउथ डेक्कन और डेक्कन से नीचे का इलाका, इसमें अब आपको और भी दूसरे चीफडम्स या किंगडम्स देखने को मिल रहे हैं, बट प्रोमिनेंटली चोला, चेरा और पांड्या, ये तीन जो आपके चीफडम्स थे जो अल्टीमेटली फिर एमर्ज करते हैं, आगे पावरफुल किंगडम्स में डेवलप होते हैं, इसमें से फिर पावरफुल एम्पायर्स भी हमको देखने को मिलेंगे। ये इन क्षेत्रों में इनकी शुरुआत हुई थी, इन क्षेत्रों में ये एमर्ज हुए थे, देख लीजिए इसे। इसके अलावा और भी देखिए छोटे छोटे चीफडम्स या फिर किंगडम्स हैं, मगर वक्त के साथ में ये अल्टीमेटली इन्हीं तीनों प्रोमिनेंट चीफडम्स में शामिल हो गए। तो और इनका उतना ज्यादा जो है इंपैक्ट आपको साउथ की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता, इसलिए इनको रेलेवेंस नहीं दिया गया है। प्रोमिनेंटली अपने को इन तीनों के बारे में बात करनी है। चले आगे बढ़ते हैं। We know about these states from a variety of sources. For instance,
The early Tamil Sangam text contains poems describing chiefs and the way in which they acquired and distributed resources. तो अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चोला, चेरा और पांड्या ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लंबे वक्त तक इनका शासन रहा, स्टेबल थे, प्रॉस्पेरस थे, इनके लीडरशिप में, इनकी किंगडम्स में साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा तरक्की हुई। मगर सवाल उठेगा कि भाई आपको कैसे पता कि यही चीजें हो रही थी, ऐसा ही हो रहा था, वगैरह वगैरह। दूसरे शब्दों में इन किंगडम्स की हिस्ट्री लिखने के लिए आपके पास में कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहां से आप इनके इतिहास के बारे में पता करते हो और कहां से आप इसकी हिस्ट्री की राइटिंग करते हो। तो इसका जवाब है, इनके बारे में जो इतिहास लिखा गया है उसके लिए इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपको कई सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज से मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इसमें है तमिल संगम लिटरेचर। तमिल संगम लिटरेचर में आपको पोएम्स और कई सारे टेक्स्ट हैं जिसमें इन किंगडम्स के बारे में जिक्र देखने को मिलता है और वहां से फिर इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। जैसे कि इसमें बताया गया है कि तमिल संगम लिटरेचर में कई सारी पोएम्स में कई सारे चीफ्स का जिक्र है। इन चीफ्स ने किस तरीके से अपनी वेल्थ एक्वायर करी, किस तरह से अपनी किंगडम्स को डेवलप किया और उसके बाद में ये किंगडम्स या वेल्थ एक्वायर करने के बाद में रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अपने समर्थक किस तरह से जुटाते थे, किस तरह से राज करते थे, इसके बारे में एक अच्छा चित्रण जो है इन पोएम्स में किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा और भी दूसरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, बट प्रोमिनेंटली तमिल संगम लिटरेचर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसकी मदद से इन किंगडम्स की हिस्ट्री को या फिर इन चीफडम्स की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। चले आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक है एनसीईआरटी में, उसमें उसकी इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसकी मदद से फिर अपन समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो टेक्स्ट है आपका जो संगम लिटरेचर का या फिर किसी और पर्टिकुलर लिटरेचर का, उसकी मदद से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। देखते हैं। The Pandya chief Senguttuvan visits the forest. This is an excerpt from शिलापादिकारम, an epic written in Tamil. तो शिलापादिकारम के नाम से एक एपिक लिटरेचर है जिसको तमिल भाषा में लिखा गया है। उसमें से एक सर्टेन हिस्सा जो है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने को एनसीईआरटी में दिया गया है। इसको पढ़कर अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के एंशिएंट टेक्स्ट में से हिस्टोरिकल रीराइटिंग की जाती है या फिर इसमें से कंटेंट निकाला जाता है जिसके बेसिस पर इतिहास को लिखा जाता है। देखते हैं। When he visited the forest, people came down the mountain singing and dancing, just as the defeated show respect to the victorious king. So did they bring gifts: ivory, fragrant wood, fans made of the hairs of deer, honey, sandalwood, red ochre, antimony, turmeric, cardamom, pepper, etc. They bought coconuts, mangoes, medicinal plants, fruits, onions, sugar cane, flour, arcara nut, bananas, baby tigers, lions, elephants, monkeys, bear, deer, musk deer, fox, peacock, musk cat, wild cocks, स्पीकिंग पैरट्स एक्सेट्रा। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है शिलापादिकारम में कि सेन गुट्टुवन नाम के एक पांड्या चीफ हुआ करते थे। वो अपने राज्य का जो फॉरेस्ट का इलाका था, जंगल में जब घूमने के लिए गए तो क्या हुआ, उसका इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया। तो इसको अब मैंने इसको पूरा आपके लिए पढ़ा, अब इसकी एक लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं और इसको फिर हम डिकम्पोज कर कर उसमें से कैसे हिस्टोरिकल चीजें निकाली जाती हैं उसको समझने की कोशिश करता है। When he visited the forest, people came down the mountains singing and dancing. यानी कि जब राजा जंगल में गया तब और जब जंगल के लोगों को पता चला कि भाई राजा जो है आपका फॉरेस्ट में या फिर वन्य क्षेत्र में आए हैं, तब माउंटेन्स में जो रहने वाले लोग थे, प्रोमिनेंटली यहाँ पे माउंटेन्स में अगर रह रहे हैं तो ट्राइबल लोगों की बात हो रही है। जो ट्राइबल लोग थे या वनवासी जो थे, जब उनको पता चला तो वो अपने माउंटेन से नीचे उतर कर आए, सिंगिंग एंड डांसिंग करते हुए, यानी कि गाते बजाते हुए वो लोग नीचे की तरफ में निकल कर आए। जस्ट एज द डिफीटेड शो रिस्पेक्ट टू द विक्टोरियस किंग, सो डिड दे ब्रिंग गिफ्ट्स। तो जब इनको पता चला पहली चीज की राजा जो है भाई आपके फॉरेस्ट में आ रहा है, तब ये जो माउंटेन्स पे रहने वाले लोग थे, प्रोमिनेंटली जो वनवासी थे, ये अपने पहाड़ों से नीचे उतरकर राजा के स्वागत के लिए आए। कैसे आए? नाचते गाते हुए ये लोग नीचे आए। और जिस तरीके से एक हारा हुआ राजा एक जीते हुए राजा को रिस्पेक्ट देता है, रिस्पेक्ट में उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है, उसी तरीके से ये लोग भी यहां पर गिफ्ट्स लेकर आए। अब इतना पढ़ के अपने को दो तीन बातें समझ में आती हैं। पहला तो ये कि राजा अगर अपने किंगडम के किसी भी क्षेत्र में जाता था तो इस पर्टिकुलर विजिट को एक तरीके से वहां पर एक तरीके के फेस्टिवल के
तौर पर लिया जाता था। लोग गाते बजाते हुए या फिर अपने अपने तरीके से राजा को रिस्पेक्ट शो करते हुए उससे मिलने के लिए आते थे, उसका अभिवादन करने के लिए आया करते थे। और जब वो आते थे तो साथ में अपने गिफ्ट लेकर आते थे। तो इससे यह भी समझ में आता है कि राजा से खाली हाथ मिलने नहीं जाया जाता था। एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब एक राजा किसी दूसरे राजा से हार जाता था तो हारने के बाद में वो उसका अभिवादन करने के लिए अपने साथ में गिफ्ट लेकर जाता था। तो इससे अपने को यह भी समझ में आता था कि पुराने जमाने में अगर फाइटिंग हो रही है किन्हीं दो किंगडम्स के बीच में, और अगर एक किंगडम जीत गई दूसरी हार गई, तो हारा हुआ राजा अपने साथ में जीते हुए राजा के सामने किस तरीके से जाता था। तीन बातें अपने को यहां से समझ में आती हैं। आगे yes, so did they bring gifts? Ivory, fragrant wood, fans made of the hairs of deer, honey, sandalwood, red ochre, antimony, turmeric, cardamom, pepper, etc. तो ये लोग अपने साथ में जो जो चीजें लेकर आए हैं अब राजा को गिफ्ट देने के लिए, अब यहां से दो बातें समझ में आएंगी। एक तो प्रोमिनेंटली यहाँ पर ये लोग क्या क्या चीजें उगाते थे, किन किन चीजों का जो है ज्यादा प्रोडक्शन होता था, दूसरा किन चीजों को गिफ्ट देने लायक समझा जाता था। ये दो बातें अपने को यहाँ पर समझ में आ रही हैं। और छोटे मोटे आदमी को आप गिफ्ट दे नहीं रहे हो, आप राजा को गिफ्ट दे रहे हो, इसका मतलब आप अपनी सबसे बेहतरीन चीज उसको दोगे। तो इससे यह भी समझ में आता है कि उस वक्त में कौन सी चीजें जो हैं आपका मानी जाती थी कि भाई इनका एक सर्टेन वैल्यू है, इनकी एक सर्टेन आप कह सकते हैं बखत है, तभी जो है इसको राजा को गिफ्ट किया जा रहा है। क्या क्या ये लोग लेकर आए हैं? आइवरी यानी कि हाथी दांत, दूसरा फ्रेग्रेंट वुड्स, फ्रेग्रेंट वुड्स यानी कि ऐसी लकड़ियां जिसमें से स्मेल आती है, प्रोमिनेंटली चंदन की बात हो रही है। फैंस मेड ऑफ द हेयर्स ऑफ डीर, जो हिरण है उसके बालों से बनाए गए हाथ से झुलाने वाले जो पंखे होते हैं वो। हनी यानी कि शहद, सैंडलवुड, सैंडलवुड यानी कि चंदन, मतलब ये जो फ्रेग्रेंट वुड्स हैं इसके अलावा और भी फिर लकड़ियां होती होंगी जिसमें से स्मेल उठती होगी, उसकी बात हो रही है। रेड ऑकर, वो जो लाल कलर के आलते जैसा कलर होता है जिससे पेंटिंग की जाती है, वो हो गया। एंटीमनी, टर्मरिक, हल्दी और ये कार्डमम, पेपर, ये मसालों की बात हो रही। तो ये सारी चीजें ये लोग लेकर आए। इससे क्या समझ में आता है? इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इन सारी चीजों का बड़ा प्रोडक्शन हो रहा होगा, इन सारी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा होगा, प्लस इन चीजों की एक सर्टेन वैल्यू थी, तभी इनको जो है राजा को गिफ्ट करने के लिए लाया गया। आगे ये बोलते हैं, दे बॉट कोकोनट, मैंगोस, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, ओनियंस, शुगर केन, फ्लावर, आर्केरा नट, बनाना, बेबी लॉन और काफी सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। साथ ही अपने साथ में फल लेकर आए हैं, और आपका प्याज लेकर आए हैं, और आपके कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधियां लेकर आए हैं, शुगर केन यानी कि गन्ना लेकर आए हैं, आर्केरा नट यानी कि वो जो सुपारी है वो लेकर आए हैं, कई सारे फूल लेकर आए हैं। तो अब ये सारी चीजें लाने का मतलब क्या है? साथ में आपके छोटे जो जानवरों के छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं, बोलने वाले पैरट्स हो गए और इस तरीके की चीजें, ये सारी चीजें यहां पर मास प्रोड्यूस होती थी, इनका यहां पर मास प्रोडक्शन हो रहा था, ये अपने को समझ में आता है। और यहां से एक और बात पल्ले पड़ती है कि इन सारी चीजों की मदद से ही यहां पर व्यापार वगैरह होता हो। अगर आप राजा को ये चीज गिफ्ट में दे रहे हो, मतलब इनकी एक सर्टेन वैल्यू है, और ये चीजें अगर इतनी मात्रा में हो रही हैं कि इनको गिफ्ट के रूप में दिया जा सकता है, मतलब इनका व्यापार भी होता होगा। अगर व्यापार होता होगा इसका, अब चाहे वो पैसे के बदले में होता हो, सोना चांदी के बदले में होता हो, या फिर आप ये चीज देकर किसी से कुछ और लेते हो, मगर प्रोमिनेंटली इन चीजों का यहां पर व्यापार होता था। मतलब अगर इन पे टैक्स वगैरह लगाने की भी बात हुई तो राजा इन सारी चीजों के ऊपर टैक्सेशन लगाकर यहां से अपना रेवेन्यू कमाया करता था। ये भी अपने को समझ में आ रहा है। तो इससे एक और चीज पल्ले पड़ती है कि आपके रेवेन्यू के सोर्सेज जो हैं, किन चीजों के ऊपर टैक्सेशन लगाकर या किन चीजों को कंट्रोल कर कर, किन के व्यापार को कंट्रोल कर कर जनरेट होते थे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन शिलापादिकारम के इस छोटे से टेक्स्ट को पढ़कर डेवलप होती है। तो सोच के देखिए, जब ये हजारों हजारों पन्नों के जो ये लिटरेचर लिखे गए हैं, जिसको बैठकर हिस्टोरियंस पढ़ते होंगे, और साथ में जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है उसके साथ में फिर बैठकर इनको मैच किया जाता होगा, उसके बाद फिर जो यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल कर आती होगी, उससे कितना कुछ पता चलता है, इसकी मदद से फिर जो है हिस्टोरिकल राइटिंग की जाती है। तो ये जो बात इसके पहले वाली स्लाइड में लिखी है कि हमको इनके बारे में कई सारे सोर्सेस से पता चलता है, और प्रोमिनेंटली जो अर्ली संगम आपका जो टेक्स्ट है, लिटरेचर है, इससे अपने को पता चलता है। तो उसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर जो आपका टेक्स्ट है उसका कोई अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाता है, उसको फिर क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, और उसके बाद फिर उसका हिस्टोरिकल राइटिंग में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, वो अपने को यहां पर समझ में आता है। चले आगे बढ़ते हैं। Many chiefs and kings, including the Shatavahanas, who ruled over parts of western and central India, 2nd century before Common Era to 2nd century Common Era, and the Shakas, a people of Central Asian origin who established kingdoms in the northwestern and western parts of subcontinent, derived revenues from long distance trade. तो जिस तरह से अपन ने
अभी शिलापादिकारम के छोटे से टेक्स्ट को पढ़कर ये समझा कि ये जो राजा है सेनगुट्टू वन, जब ये फॉरेस्ट में आया तो लोग क्या क्या लेकर आते हैं, सारी चीजें। इससे अपने को दो तीन बातें जो पता चली कि भाई यहाँ पे किन चीजों का ट्रेड हो रहा है, किसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, रेवेन्यू कैसे कमाए जाते हैं। तो इससे अपने को ये पता चला कि सेनगुट्टू के का जो अंपायर है वो ठीक ठाक चल, सेनगुट्टू की जो किंगडम है वो ठीक ठाक चल रही थी। अब यहीं से सवाल उठता है कि इस वक्त में फिर जो दूसरी किंगडम्स हुआ करती थी, नॉर्थ में हो या कहीं और हो, ये फिर किस तरह से पैसा कमा रही थी। एक वाजिब सवाल है कि अगर साउथ में ये सारी चीजें हैं और इनसे व्यापार हो रहा है और इस पर टैक्सेशन वगैरह लगाया जा रहा है, तो नॉर्थ में फिर ऐसा क्या हो रहा था जिसकी मदद से किंगडम्स अपने खजाने भर रही थी और उससे अपना अंपायर चला रही थी या फिर अपने किंगडम्स को चला रही थी। वाजिब सवाल है, उसका जवाब भी अपने को यहां पे मिलता है कि कई सारे जो चीफ्स और किंग्स थे, अब जिनके पास में इतना मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा चीजों का, सेनगुट्टू सेनगुट्टू के यहां तो यह है कि इतनी सारी चीजें उगाई जा रही हैं, इन सब के ऊपर वो टैक्सेशन वगैरह लगाया जा रहा है, मगर ऐसे किंगडम्स जहां पर इतना ज्यादा मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो फिर क्या कर रहे हैं, उसका अपने को जवाब मिलता है। जैसे दो किंगडम्स की बात की गई है, एक तो शतावनाज है जिन्होंने सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेकर सेकेंड सेंचुरी कॉमन एरा तक, यानी कि लगभग 400 सालों तक रूल किया है। कहां पर? वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाकों में रूल किया है। और दूसरे शाकाज की बात की गई है। शाकाज मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे, इन्होंने अपने किंगडम्स इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में इन्होंने बनाए थे। अपने को यह पता चलता है कि इनके जो किंगडम्स थे, यहां से लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड होते थे, यानी कि अगर आप जैसे चाइना से कोई आदमी चला है अपना सामान लेकर और इंडिया तक आया है, या फिर इंडिया से कोई आदमी चला है और नीचे श्रीलंका तक जा रहा है, या फिर नीचे साउथ की किंगडम से कोई आदमी चला है और वो आपका नॉर्थ इंडिया से होता हुआ सेंट्रल एशिया में या फिर चाइना में या फिर कहीं और निकलना चाहता है, तो आपको जाना तो अल्टीमेटली पड़ेगा मध्य भारत या नॉर्थन इंडिया या वेस्टर्न इंडिया से होते हुए। मतलब ये कि इनकी जो किंगडम्स थी, शतावना की किंगडम हो गई, शाकास की किंगडम हो गई, ये लोग पढ़ते थे इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस के जो व्यापार हो रहे हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड रूट डेवलप हुए हैं उनके बीच में। अब क्योंकि इनकी किंगडम्स में से काफी बड़ी मात्रा में व्यापारी अपना सामान लेकर निकल रहे हैं और इनके यहां पर सेनगुट्टू की तरह बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अगर चीजों का नहीं हो रहा है, तो ये लोग फिर क्या करते थे, इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट्स के ऊपर, इनकी किंगडम से जो भी सामान जा रहा है उसके ऊपर ये लोग लगाया करते थे टैक्स, और इससे फिर ये लोग कमाई किया करते थे। इसको समझने के लिए इनकी किंगडम्स के मैप में आपको दिखाता हूं, तब आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, शतावनास का जो किंगडम है इतने इलाके में फैला हुआ है। अब अगर सपोज कर लें साउथ में या श्रीलंका से कोई व्यापारी उठकर चाहता है कि यार मैं ऊपर आपका चाइना या तिब्बत निकल जाऊं, या फिर मैं यहां से जो है ईरान और बाकी जो आपका सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट का जो इलाका है वहां पर निकल जाऊं, दोनों के लिए जाना आपको शतावना की किंगडम से ही पड़ेगा। इसी तरह इसका उल्टा कर दीजिए कि कोई व्यापारी ऊपर नॉर्थ से अगर नीचे की तरफ साउथ जाना चाहता है, चाइना से अगर आपका जमीनी रास्ते से आया है और यहां से यहां जाना चाहता है, या फिर अगर सेंट्रल एशिया से आया है और वो यहां नीचे की तरफ में जाना चाहता है, इधर वे उसको जाना जो है शतावना की टेरिटरी से पड़ेगा। अब शतावना के यहां लेट से अगर उतना चीजें नहीं प्रोड्यूस हो रही जितना नीचे तमिलिकम की किंगडम्स में हो रही हैं, जिनके ऊपर फिर वो टैक्स वगैरह लगा के कमाई कर सके, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि यार तुम चाहे ऊपर से नीचे की तरफ में जाओ, चाहे तुम नीचे से ऊपर की तरफ में जाओ, क्योंकि तुम व्यापार करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड रूट है, क्योंकि तुम व्यापार करने के लिए मेरे रास्ते से, मेरे किंगडम से निकल रहे हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाऊंगा। तुम्हें अगर यहां से सिक्योरली अपना सामान लेकर निकलना है तो एक सर्टेन अमाउंट में कि तुम कितना सामान लेकर जा रहे हो, उसकी कितनी वैल्यू है, उसके ऊपर मैं तुम्हारे ऊपर टोल टैक्स लगाऊंगा और वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। अब ये जो टोल टैक्स लगाया जाता था, ये टोल टैक्स लगा लगाकर शतावनाज और शाकास की जो किंगडम्स है उन्होंने जमकर पैसा बनाया। इससे अपने को एक और बात समझ में आती है कि ट्रेड कितने बड़े रूप में हो रहा था, कितने बड़े लेवल पर हो रहा था। अपने को यहां से ट्रेड का जो स्केल है वो समझ में आना चाहिए कि कितने बड़े लेवल पर ट्रेड हो रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ में, ऊपर से नीचे की तरफ में, या यूं कहें कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट कितने वाइब्रेंट थे कि सिर्फ टोल टैक्स लगा लगाकर ये लोग अपनी किंगडम्स चला रहे थे। ये इनकी आय का जो है मेजर स्रोत बना हुआ था। तो ये शतावनाज हो गए, ये शाकाज हो गए। अब फिर वही बात कि जब शाकाज की किंगडम से आपने क्रॉस करना है, चाहे यहां से यहां जा रहे हो, चाहे यहां से यहां कहीं जा रहे हो, आपको निकलना पड़ेगा इन इलाकों से। अगर आप इनकी किंगडम से होकर जाओगे तो फिर वही बात कि भाई कितना मात्रा में आप सामान लेकर जा रहे हो, कितनी वैल्यू का सामान लेकर जा रहे हो, उसके ऊपर टोल टैक्स लगाया जाएगा, और उस टोल टैक्स की मदद से शाकाज अपनी किंगडम में से अपनी किंगडम को चला रहे थे। मेजर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना रखा था वो इसको बना रखा था। तो ये जो है इस टाइम पीरियड पे इस तरीके की दूसरी किंगडम्स जहां पे बहुत ज्यादा चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, वो इस तरीके से अपने आय के स्रोत भरते थे और इन रेवेन्यूज के सोर्सेस की मदद से वो अपनी किंगडम्स को रन कर रहे थे।
इसमें नीचे लिखा हुआ है, देयर सोशल ओरिजिन्स वेर ऑफन ऑब्सक्योर बट एज वी विल सी इन द केस ऑफ शतावनास, वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल स्टेटस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो यहाँ पर जो शतावनास के बारे में या शाकास के बारे में बात की गई है, खासतौर पर शाकास के बारे में बात की गई है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे और वो वही बात की ये लोग अपना टैक्स वगैरह लगाकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के ऊपर अपना रेवेन्यू निकालते थे। उसी के बारे में आगे लिखा है कि शाकास के सोशल ओरिजिन्स के बारे में कुछ खास नहीं पता कि ये लोग कौन लोग थे, सेंट्रल एशिया में एग्जैक्टली कहां से आए थे वगैरह वगैरह। मगर फिर आगे ये लोग लिखते हैं कि एक इंटरेस्टिंग बात राजाओं के बीच में होती थी कि एक बार कोई राजा या फिर कोई आपका किंगडम मजबूत होता था, कोई अपनी एक पावर अगर एक्वायर करता था, एक बार जब वो अपने आप को स्थापित कर लेता था तो उसके बाद में फिर वो कोशिश करते थे कि अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाकर या फिर एलिवेटेड रूप में दिखाया जाए। शतावनास के केस में इस चीज एग्जांपल को हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे कि शतावनास ने किस तरीके से अपने सोशल स्टेटस को प्रोजेक्ट किया है। बट यहाँ पे ये लोग राजाओं के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि जब भी कोई किंगडम मजबूत होती थी या फिर उसका इमरजेंस होता था तो उसका जो रूलर होता था, अगर उसके सोशल ओरिजिन्स ऑब्सक्योर हैं, उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, या फिर अगर उसके सोशल ओरिजिन्स जो है उतने अच्छे नहीं है, सोसाइटी में उतने अच्छे आप कह सकते हैं उसको लेवल पर नहीं देखा जाता है, तो फिर वो कई सारी चीजें ऐसे किया करता था जिसकी मदद से वो प्रोजेक्ट करता था कि भाई मेरे सोशल ओरिजिन्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत हाई बॉर्न हूं या हाई क्लास से आता हूं वगैरह वगैरह। इसको हम लोग आगे थर्ड चैप्टर में देखेंगे शतावनास के एग्जाम्पल के साथ में, बट इसमें लाइन लिखी हुई थी तो मैंने आप लोगों के साथ में इसको डिस्कस किया। चले आगे बढ़ते हैं। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का नाम है चीफ्स एंड चीफडम्स। इस लेक्चर की शुरुआत में जो पहली स्लाइड हमने पढ़ी थी उसमें जिक्र आया था इस बात का कि भाई डेक्कन और डेक्कन से नीचे का जो इलाका है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, वहां पर काफी सारे नए किंगडम्स एज वेल एज चीफडम्स का इमरजेंस होता है। तो वहां पर ये जो शब्द चीफडम आया है, वैसे तो कई लोगों को लगा होगा कि चीफडम और किंगडम शायद एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है, दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो उन डिफरेंसेस को हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चीफडम होता क्या है, बनता कैसे है, और उसके बाद में फिर चीफ्स एंड चीफडम्स टॉपिक अपन लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। सपोज कर लीजिए कि एक इलाका है, या तो यहां पर पहले से कुछ लोग रहते हैं या फिर यहां पर जंगल है। पहली सिचुएशन लेकर चलते हैं कि यहां पे कुछ लोग रहते हैं। अब बाहर से कोई एक कबीला या फिर कोई एक कह सकते हैं लोगों का समूह आया और उन्होंने इस इलाके के ऊपर हमला किया। यहाँ पे रहने वाले लोगों को लेट से उन्होंने हरा दिया या सब्जुगेट कर दिया। उसके बाद या तो उनको अपने अधीन कर लिया या फिर उनको यहाँ से निकाल दिया और उसकी जगह पे खुद यहाँ पर आके बैठ गए और इस इलाके को अपना डिक्लेयर कर दिया या फिर ये बोला कि अब ये हमारे वर्चस्व का क्षेत्र है। ये तरीके से ये जो इलाका इन्होंने अपने कब्जे में लिया है इसको चीफडम बोला जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि इस इलाके में लेट से कोई नहीं रहता था और यहाँ पे जंगल है, कुछ लोग, कोई कबीला, कोई लोगों का समूह यहाँ पे आया, उन्होंने देखा कि यार ये जगह ठीक है रहने के हिसाब से, और उन्होंने यहाँ का जो जंगल है इसके पेड़ काट के साफ किए, कुछ इलाका साफ करके रहने लायक बनाया और यहाँ पर फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब ये हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ पर रहते हैं। तो ये दो तरीकों से चीफडम का निर्माण होता है। अब वक्त के साथ में बढ़ते 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 हो सकता है कल को ये चीफडम आपका किंगडम भी बन जाए, मगर ये फिलहाल जो है अभी एक चीफडम की स्थिति में है। अब जब ये चीफडम बना, चाहे आपने यहाँ पे किसी को निकाला हो और उसके बाद आपने उसकी जगह को हथियाया हो, चाहे आपने जंगल काटकर अपने लिए रहने योग्य भूमि बनाई हो और उसको फिर वहां पर आपने अपना वर्चस्व का इलाका डिक्लेयर किया, दोनों में से किसी भी तरीके से आपने अपना चीफडम बना लिया। अब जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये चीफडम बनाने में अपनी भूमिका निभाई है वो सब लोग साथ में इकट्ठे होंगे एंड वो फिर डिसाइड करेंगे कि हमारा ये जो चीफडम है इसका प्रमुख या फिर इसका हेड कौन होगा। अब ये लोग आपस में मिलकर फिर कोई अपना मुखिया चुनेंगे, अपना कोई एक सरदार चुनेंगे। ये जो चीफ है अब ये इस चीफडम को चलाना शुरू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर आपकी जो ट्राइब है या फिर आपका जो पूरा लोगों का समूह है या कुटुंब है, इनके बिहाफ पर अब ये पूरी की पूरी चीफडम को कंट्रोल करना शुरू करेगा, इसके ऊपर अब रूल करना शुरू करेगा कलेक्टिवली सारे लोगों के फायदे के लिए। अब ये जो चीफ या फिर ये जो सरदार है इसकी पोजीशन जरूरी नहीं है कि हेरिडेटरी हो। जनरली राजा अगर होता है उसकी किंगडम में तो राजा के बाद में ये बात श्योर है कि उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद में उसका बेटा राजा बनेगा, यानी कि उसकी पोजीशन जो है राजा की या राज सिंहासन पर कौन बैठेगा ये वंशानुगत है, ये हेरिडेटरी है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। मगर जो आपकी चीफडम्स होती हैं उसमें जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि जो अभी आपका प्रेजेंट चीफ है या फिर जो प्रेजेंट सरदार है उसी का बेटा फिर अल्टीमेटली आगे जाकर चीफ बनेगा या सरदार बनेगा। बन भी सकता है, नहीं भी बने, हो सकता है किंगडम में कोई आपकी जो चीफडम है उसमें कोई दूसरा
व्यक्ति खड़ा हो जाए, वो उसके अथॉरिटी को चैलेंज कर दे, वो ज्यादा सामर्थ्यवान हो, हरा दे वो आपके चीफ को, या चीफ का जो अगला चीफ बनने वाला है उसका बेटा उसको, या फिर लोग उसको सपोर्ट कर दें। तो चीफडम और किंगडम में जो बेसिक डिफरेंस है हमको याद रखना है कि चीफडम में जो चीफ है जनरली आपकी जो ट्राइब का सबसे पावरफुल मैन होता है वही चीफ बनाया जाता है, जनरली एक्सेप्शंस कैन बी देयर। मगर ये जो पोजीशन है चीफ की या सरदार की, जरूरी नहीं है कि ये हेरिडेटरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वेरेस अगर एक किंगडम की बात की जाए तो उसमें जो किंग की पोजीशन है वो हमेशा हेरिडेटरी ही होती है, उसमें पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो परिवार में ही सत्ता का हस्तांतरण होगा। एक चीफडम में एक ट्राइब ने अगर किसी इलाके को कब्जा किया और वहां उसको अपने वर्चस्व का क्षेत्र डिक्लेयर किया है, तो उस पर राज करने वाले सरदार की कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद उसका बेटा ही सरदार बने, बन भी सकता है बट हो सकता है शायद उसकी जगह कोई और ज्यादा योग्य व्यक्ति वहां पर आके रूल करने लगे। तो ये जो है चीफडम और किंगडम के बीच का एक बेसिक डिफरेंस है जो अपने को समझना है। अब लेट से ये जगह है, यहां पर अब एक कोई व्यक्ति, लेट से ये जो आपकी लेट से ये जो आपकी चीफडम है, यहां पर अब जिस भी व्यक्ति को आपने चीफ बना दिया उसने अपना रूल करना शुरू किया। अब यहां पर उसका रूल ठीक तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा, या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र होंगे, लोग उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपनी ट्राइब के बीच में, अपने किन फोल्क के बीच में, अपने कुटुंब के बीच में कितना पॉपुलर है। चीफ जितना ज्यादा पॉपुलर होगा अपने किन फोल्क में, अपने ट्राइब में, उसके जितने भी लोगों का समूह है, उतना ज्यादा आसानी से वो रूल कर सकेगा। और अगर ट्राइब में ये बात उठ गई कि भाई ये जो चीफ है अपना वो नालायक है, या फिर इससे ज्यादा बेहतर लोग मौजूद हैं, या फिर अगर लोग आपस में बट गए, डिवाइड हो गए, उनके बीच में अगर ये संशय की स्थिति आ गई कि इस व्यक्ति को चीफ या फिर सरदार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो उसकी परिस्थिति या उसकी जो पोजीशन है वो खतरे में पड़ सकती है। तो चीफडम में देखिए, जनरली आपका किंगडम में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। कई कहानियों में आता है कि दुष्ट राजा था, दुष्ट राजा था तो तभी दुष्ट होगा जब आपकी प्रजा के ऊपर अत्याचार करता होगा, यानी कि प्रजा के बीच में पॉपुलर नहीं होगा, उसका सपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट फिर भी रूल कर जाता था क्योंकि उसकी आर्मी और प्रशासन और बाकी सारे लोग उसके सपोर्ट में रहते थे। चीफडम के केस में ऐसा नहीं होता। चीफडम के केस में अगर आपकी ट्राइब या फिर आपके किनफोल्क आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आप रूल नहीं कर सकते लंबे वक्त तक। तो चीफ एक तो उसकी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं है, हो भी सकता है हेरिडेटरी हो भी सकता है ना हो, और रूल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको सपोर्ट जो है अपने किन फोल्क से, अपने कुटुंब से डिराइव करना पड़ता है। अब एक चीफ के तौर पर इसके फंक्शंस क्या होते हैं? मोर और लेस इसके फंक्शंस वैसे ही हैं जो किसी राजा के अपने किंगडम में होते हैं, यानी कि ये जितने भी स्पेशल रिचुअल्स हैं पूरे के पूरे ट्राइब के लिए, पूरी की पूरी चीफडम के लिए वो परफॉर्म करता है। एग्जैक्टली राजा भी इसी तरीके से पूरे के पूरे अपने किंगडम के लिए कई सारे स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। दूसरा, अगर किसी दूसरी ट्राइब के साथ में, किसी दूसरे चीफडम के साथ या दूसरी किसी किंगडम के साथ में अगर लड़ाई चढ़ गई, वॉर हो गया, तो उसमें फिर लीडरशिप आपको देनी है, आपने युद्ध में लड़ना है, जाके लीड करना है अपने लोगों को। राजा भी यही करता है। तीसरा, अगर आपके चीफडम में लोगों के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस डिस्प्यूट को सुलझाना है, उसको आर्बिट्रेट करना है। राजा भी एग्जैक्टली यही काम करता है कि अपने राज्य में जो भी उसके यहाँ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको वो सुनता है एंड उनका फिर निपटारण करता है। तो मोर और लेस फंक्शंस की अगर बात की जाए तो एक किंगडम के किंग की और एक चीफडम के चीफ की जो फंक्शंस हैं वो मोर और लेस काफी हद तक सामान्य है। आगे, he receives gift from his subordinates unlike kings who usually collected tax। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल डिफरेंस है कि एक चीफडम का जो सरदार है या फिर जो चीफ है वो टैक्सेस नहीं लगाता अपने लोगों के ऊपर, वो उनसे रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करता। उसको जो भी गिफ्ट्स अपने ट्राइब से मिलते हैं वो उन सारे गिफ्ट्स को रिसीव करता है, उनमें से कुछ अपने पास रखता है अपनी सैलरी के तौर पर या आजीविका चलाने के लिए, और बाकी वो अपने सपोर्टर्स के बीच में, अपने ट्राइब्स के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इससे स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में एक किंगडम में यह होता है कि राजा अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाता है, उस टैक्स को कलेक्ट करता है, उस टैक्स से फिर जो रेवेन्यू आता है उससे जितने लोगों को नौकरी दे रखी है किंगडम में अलग अलग काम करने के लिए, उनको पैसा देता है, और बाकी फिर जो पैसा बचता है उससे राज्य का विस्तार करना है, सेना को बढ़ाना है, कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, उन सारी चीजों में वो पैसे को लगाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। एक चीफडम में आपका जो चीफ या सरदार है वो अपने लोगों के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाता, अपने सबऑर्डिनेट से जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं उन गिफ्ट्स को वो अपने सपोर्टर्स के बीच में और ट्राइब के बाकी लोगों के बीच में उनका सपोर्ट बना रहे इसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। मगर राजा ऐसा नहीं करता। राजा क्या करता है? राजा अपनी प्रजा के ऊपर टैक्स लगाता है और उस टैक्स की मदद से अपने शासन को चलाता है। एंड एक और फंडामेंटल डिफरेंस कि एक किंगडम जितनी बड़ी हो या छोटी भी हो, जनरली एक राजा को अपना अगर किंगडम मेंटेन करना है तो दो चीजें रखना पड़ती हैं। एक रखना पड़ती है आर्मी और दूसरा रखना पड़ती है एक ब्यूरोक्रेसी या फिर एक प्रशासन
जो उसके पूरे अंपायर को चलाने में मदद करता है। आर्मी तब काम आती है जब एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है उसके लिए, दूसरा अगर कहीं से हमला हो गया तो लड़ने के लिए आपको फौज की जरूरत, एक वेल ट्रेन्ड आर्मी की जरूरत पड़ेगी। और प्रशासन डे टू डे एक्टिविटीज चलानी है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, ढंग से सब कुछ व्यवस्थित कर चलाना है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक और एक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो दोनों चीजें एक किंगडम में आपको देखने को मिलती हैं, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और एक आपका कैडर ऑफ ऑफिसर्स जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। चीफडम में ऐसा नहीं होता, आपको स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड आर्मी और एक ब्यूरोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है। जनरली जो ट्राइब के अलग अलग लोग हैं उनको अलग अलग काम दे दिए जाते हैं, या फिर एक ही आदमी को अलग अलग वक्त पर अलग अलग काम दे दिया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति है वो अपना नॉर्मली खेती किसानी करता है, बट कभी अगर लड़ने की नौबत आ गई, ट्राइब के ऊपर हमला हो गया, तो उसी को फिर जो है युद्ध में भी जाना पड़ेगा अपने चीफ के साथ में लड़ने के लिए। या ये हो सकता है कि कभी भाई जो गिफ्ट वगैरह रिसीव किए गए उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो किसको कितना दिया जाए, किसको कितना दिया जाए। इसमें पता चला कि एक व्यक्ति जो है लिखा पढ़ी में अच्छा है, उसको बुलाया और उससे बोला कि यार तुम मदद करो ये सब डिसाइड करने में, इस तरीके से। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। एक चीफडम में कोई रेगुलर आर्मी भी नहीं होती है और कोई रेगुलर ऐसे ऑफिशियल्स भी नहीं होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी एक आपकी जो किंगडम है उसमें रेगुलर आर्मीज एंड रेगुलर ऑफिशियल्स आपको देखने को मिलते हैं जो प्रशासन रन करने में राजा की मदद करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं चीफडम में और किंगडम में जो अपने को ध्यान रखना है। अब यहीं से एक बात और कि एक जैसे मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा इलाका है, यहाँ पे किसी ट्राइब ने हमला किया या फिर उन्होंने जंगल काटे और इस इलाके को जो है अपनी चीफडम डिक्लेयर कर दिया। पता चला कि वक्त के साथ में ये चीफडम ठीक ठाक तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई, यहाँ पे गिफ्ट्स या जो भी ट्रिब्यूट्स हैं वो इतनी मात्रा में आ रहे हैं कि सबको रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी जो सरदार है उसके पास अच्छी खासी मात्रा में जो है गिफ्ट्स वगैरह या फिर रेवेन्यू या रिसोर्सेज बच जाता है। अब उसकी मदद से उसने अपने इस चीफडम का विस्तार करना शुरू किया। तो हो सकता है उसने अपने पास में कोई एक और चीफडम होगा उस पर हमला कर दिया, एक और चीफडम होगा उस पर हमला कर दिया और सबको जीत लिया। तो वक्त के साथ में पता चला कि ये छोटा था जो चीफडम था ये काफी ज्यादा बड़ा चीफडम बन गया एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये जो चीफडम है ये किंगडम में कन्वर्ट हो गया और फिर उस किंगडम को उसने उसके आने वाले लोगों ने और ज्यादा बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते वो एम्पायर बन गया। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि चीफडम जो है वो किंगडम का शुरुआती फेज है, वो बाल्यकाल है, जो चाइल्डहुड फेज होता है किंगडम का वो आपका चीफडम है। और वक्त के साथ में जैसे जैसे आपका चीफडम मजबूत होता चला जाता है वैसे वैसे ये किंगडम की तरफ में जाता है। और अगर किंगडम फिर और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है तो अल्टीमेटली फिर वो अंपायर में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर ज्यादा बड़े इलाके पे कब्जा करने लगता है। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि जनरली जो चीफडम होता है वो बहुत एक सीमित एरिया तक, एक छोटे एरिया तक कन्फाइंड होता है, मगर जैसे जैसे फिर एरिया बढ़ने लगता है एक सर्टेन पॉइंट तक फिर वो एक सर्टेन थ्रेश होल्ड, एक सर्टेन एरिया के बाद में आप उसे किंगडम बोलना शुरू करते हो। और एक बहुत ही बड़े इलाके पे अगर आपका रूल चलने लगता है तो फिर उसको आप अंपायर कहने लगते हो। एंड जैसे जैसे आप एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी स्टेज में फिर आप जंप करते हो तो वैसे वैसे रूल करने का जो तरीका है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जितना आसानी से यहाँ पे रूल हो जाता है उतना आसान या उतना सिंपल तरीका रूलिंग का यहाँ पर नहीं है, और उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है चीफडम और किंगडम में। तो जो वही बात जो पहले वाले स्लाइड पे कही गई थी कि कुछ चीफडम्स जो आपके एमर्ज हुए थे जिसमें हमने चेरा, चोला और पांड्या की बात की थी, तो वक्त के साथ में बढ़ते बढ़ते फिर ये किंगडम्स में कन्वर्ट हुए और उसमें से फिर चोला अंपायर जो है अंपायर के रूप में कन्वर्ट हुआ और उसने फिर बकायदा साउथ ईस्ट एशिया के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया। फंडामेंटल डिफरेंस यही आ जाता है कि कितने इलाके, कितनी टेरिटरी, कितने लोगों के ऊपर आपका रूल चल रहा है। एंड जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे आपका रूल करने का तरीका भी बदल गया। हो सकता है जब चोलाज ने शुरुआत करी हो तब वो भी एक चीफडम रहे होंगे, तो उस टाइम पीरियड पे उनका भी जो रूलर था उसकी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं होगी, मगर जब किंगडम बने या फिर जब अंपायर बनने की तरफ में गए तब पोजीशन हेरिडेटरी हो गई, सरदार की जगह राजा कहलाने लगे और इस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आने लगे। तो ये कुछ बेसिक हैं जो अपने को ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक है अपना चीफ्स एंड चीफडम्स, ये शामिल इसलिए किया गया है ताकि आपको ये समझ में आए कि चीफडम में और किंगडम में फर्क क्या होता है, एंड देन चीफ्स में एंड किंग्स में फर्क क्या होता है, ये बात अपने को क्लियर हो जाए ताकि आगे फिर अगर अपन इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आने वाले चैप्टर्स में जब इन वर्ड्स का यूज होगा किसी भी किंगडम की या किसी अंपायर की प्रोग्रेस को समझाने के लिए, तब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है इसका नाम है डिवाइन किंग्स। ये टॉपिक शुरू करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं ताकि आपको बात जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आए, कंटेक्स्ट जो है ज्यादा बेहतर बने। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने शतावनास के बारे में बात करी थी, शाकास के बारे में बात करी थी। वहां पर हमने एक लाइन डिस्कस करी थी कि एक बार जब एक
रूलर का अपना जो किंगडम है वो अच्छे से स्थापित हो जाता था, अपना रूल अच्छे से स्टैब्लिश हो जाता था, उसके बाद में अगर वो रूलर की जो सोशल ओरिजिन है अगर वो ऑब्सक्योर है, ये बात अगर क्लियर नहीं है कि वो समाज के किस तबके से उठकर आया है, तब फिर वो कोशिश करता था अपने आप को समाज में इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। मतलब ये कि अगर कोई रूलर लो बॉर्न है या फिर समाज के निचले तबके से आता है, तो फिर वो कोशिश करता था अपने आप को हाई बॉर्न प्रोजेक्ट करने की, ताकि उसके जो रूल को उसकी जो प्रजा है ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर सके, राजा के रूप में उसकी मान्यता जो है उसकी प्रजा के बीच में ज्यादा मजबूत हो सके। और कई बार अगर रूलर आपका 4 वर्णों की व्यवस्था से बाहर का आदमी है, जैसे कि सेंट्रल एशिया से आपके शाकाज आए थे या फिर कुषाण, जिनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, वो लोग 4 वर्णों की व्यवस्था से बाहर के लोग थे। अब ऐसे लोग भी अपने आप को ज्यादा एक्सेप्टेबल बना सकें अपने समाज में, जहां पर ये वर्ण व्यवस्था को माना जाता है, लो बॉर्न या हाई बॉर्न होना बहुत मैटर करता है, तो वो भी अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करते थे कि भाई हम भी जो है बेसिकली उसी वर्ण से आते हैं, उसी आपका समाज की उस तबके से आते हैं जिसके पास में रूल करने का अधिकार है एज पर योर एक्सेप्टेंस। तो ये सारी बातें अपने को एक बात समझाती हैं इस टाइम पीरियड के बारे में कि यार इस वक्त में जो वर्ण व्यवस्था थी या जो वर्ण का जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा मजबूत था, वो बहुत ज्यादा रिजिड था, और एक रूलर को रूल करने के लिए, कंफर्टेबली रूल करने के लिए, अपने प्रजा के बीच में पॉपुलर होने के लिए, उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ता था कि मैं इस वर्ण व्यवस्था के उस तबके को बिलोंग करता हूं जिसके पास धर्मशास्त्रों के हिसाब से रूल करने का अधिकार है। तो ये बात जो डिवाइन किंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें जो भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजा ये कर रहे थे वो कर रहे थे, ये सारी चीजें एक बात क्लियर, एक इंडिकेशन देती हैं कि वर्ण व्यवस्था जो थी इस वक्त में बहुत ज्यादा रिजिड थी। वर्ण व्यवस्था समाज में बहुत ज्यादा बोलबाला था। आपका सोशल ओरिजिन, आप समाज के किस तबके से आते हो, ये बहुत मैटर करता था, एंड इसके बिना कंफर्टेबली रूल करना शायद उस वक्त पूरी तरह से पॉसिबल था भी नहीं। ये बात अपने को यहां से समझ में आती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवाइन किंग्स। शुरू करते हैं। One means of claiming high status was to identify with a variety of deities। तो एक तरीका जिसकी मदद से आप समाज में या फिर अपने जो प्रजा है उनके बीच में हाई स्टेटस क्लेम कर सकते थे, वो था कि आप अपने आप को देवताओं के साथ में या तो जोड़ो या किसी तरीके से कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि लोग आपको देवताओं के साथ में जोड़ने लगे, देवताओं के साथ में कंपेयर करने लगे। पहली चीज तो ये कि हाई स्टेटस क्लेम क्यों किया जा रहा है, वो मैंने आपको समझा ही दिया कि वर्ण व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर आप हाई बॉर्न नहीं है या फिर अगर आप समाज के उस तबके से नहीं आते जिसको सही मायनों में रूलर माना जाता था, तो फिर दिक्कतें क्रिएट होती थी। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए हाई स्टेटस क्लेम करना जरूरी था। हाई स्टेटस क्लेम करने के लिए रूलर अलग अलग तरीके लगाया करते थे। उसमें जो एक पॉपुलर तरीका था कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि जिससे या तो हम अपने आप को किसी डेटी के साथ में, किसी देवता के साथ में जोड़ सके, या लोग हमें उन देवताओं के साथ में या किसी डेटी के साथ में जोड़ सकें, और उसके बाद में फिर वो हमको देवता तुल्य समझें, देवताओं का पुत्र समझें, देवताओं का दूत समझें। और इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो हमारी जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ेगी, हमारा जो स्टेटस है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट हाई स्टेटस जो है वो माना जाने लगेगा। अब ये जो तरीका है, ये जो हाई स्टेटस क्लेम करने के मेथड्स हैं, उसमें तो जो सबसे पॉपुलर तरीका था वैरायटी ऑफ डेटीज के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई करने का, ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छे तरह से इस्तेमाल अगर किसी ने करी है तो वो है कुषाण। कुषाण एक सेंट्रल एशिया में कहीं से आए थे ये लोग उठकर। इन्होंने फिर अपना एक अंपायर बनाया जो प्रोमिनेंटली सेंट्रल एशिया का बड़ा इलाका इनके अंपायर का हिस्सा था, और इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इनके अंपायर में आता था। अब इनका जो रूल है लगभग 200 साल तक चला है। फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेके फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा तक इनका शासन चला, और इन्होंने काफी बड़े इलाके पर सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक में रूल किया। प्रोमिनेंटली अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया इनके अंपायर का मेन पार्ट हुआ करता था। दूसरे शब्दों में इनकी जो प्रजा का सबसे बड़ा हिस्सा था वो भारत का, जो वो भारत से इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आता था। तो उनके बीच में अपने आप को हाई स्टेटस का क्लेम करना ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था मजबूत थी। तो इन्होंने फिर उसके लिए ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करी जिसमें अपने आप को ये अलग अलग डेटीज के साथ में, अलग अलग देवताओं के साथ में आइडेंटिफाई करते थे। कैसे करते थे वो भी हम लोग आगे देखेंगे। चल, तो ये कुषाण अंपायर है। कुषाणों का अंपायर देख लीजिए, इतने बड़े इलाके में फैला हुआ था। आज का लगभग पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, नॉर्थ ये अपना जो पंजाब का इलाका है, एंड उत्तर प्रदेश का ठीक ठाक इलाका, यूपी का एक बड़ा पोर्शन, बिहार में पाटलिपुत्र के आसपास तक जो है इन्होंने कब्जा कर रखा था। राजस्थान का एक बड़ा इलाका, सिंध का काफी ठीक ठाक पोर्शन इनके कब्जे में था या इनके अंपायर का पार्ट हुआ करता था। तो ये जो है कुषाण अंपायर है, देख लें इसे।
Their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions. The notion of kinship they wish to project are perhaps best evidence in the coin and sculpture. तो इनका अब जो कुषाणों का इतिहास लिखा गया है, एक तो इनके बारे में जो इंस्क्रिप्शंस या शिलालेख हमको मिले उनकी मदद से इसको लिखा गया, दूसरा इनके बारे में जो अलग अलग टेक्सुअल ट्रेडिशंस मिलते हैं, पूरे जो इनका अंपायर है यहाँ यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक में जो अंपायर फैला हुआ है, जो अलग अलग आपको रिटर्न रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें कुषाणों का जिक्र है, उसकी मदद से भी इनके इतिहास को लिखा गया है। अब एक तो इनकी मदद से इनकी हिस्ट्री को रिक्रिएट किया गया, बट अपना जो नोशन ऑफ किनशिप है, अपना जो राज करने का जो अपनी जो ये रूलर थे, एज ए रूलर ये अपने आप को जो अपनी जनता के सामने प्रोजेक्ट करते थे, उसको समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन एविडेंस हमारे पास में है, एक तो इनके सिक्के हैं, इनके जो कॉइन्स अपने पीछे ये लोग छोड़कर गए, और दूसरा इन्होंने जो अपने टाइम पीरियड पे शिल्प कला करवाई थी, जो स्कल्पचर्स इनके मिलते हैं, उसकी मदद से हिस्टोरियंस इस बात को समझ पाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने हाई स्टेटस को अपने जनता के बीच में प्रोपेगेट किया था, और ये जो आइडेंटिफाइंग विद डेटीज की पूरी प्रक्रिया थी या उसके लिए जो स्ट्रेटेजी थी इसको किस तरीके से लगाया करते थे, वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। Colossal statues of Kushan rulers have been found installed in a shrine at Math near Mathura, उत्तर प्रदेश. Similar statues have been found in shrine in Afghanistan as well. तो एक तो ये कुषाण रूलर्स क्या करते थे, अपनी बड़ी बड़ी इमेजेस बनवाया करते, अपनी बड़ी बड़ी जो है मूर्तियां बनवाया करते थे, एंड एकदम इस तरह से कह सकते हैं कि जो नॉर्मल आपका ह्यूमन साइज होता है उससे बड़ी, या फिर जैसा उनका हाइट या साइज हुआ करता था उसी तरीके की बड़ी बड़ी मूर्तियां ये लोग अपनी बनवाया करते थे, और उनको लगवाया जाता था अलग अलग जगहों पर। इस तरीके की जो स्टैच्यूज हैं कुषाण रूलर्स की, ये उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास में एक मठ है, वहां पर भी इस तरीके की मूर्तियां मिली हैं। इसी तरीके की मूर्तियां अफगानिस्तान में भी जो है पाई गई हैं। तो अब ये जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां जो बड़ी बड़ी आपकी इस तरीके की वैभवशाली मूर्तियां बनाई जाती थी, इससे एक मैसेज जाता था कि आपका जो रूलर है भाई वो बड़ा पावरफुल है, देवताओं जितनी उसमें ताकत है, वो देवता तुल्य है, तो वो जो है अपने आप में एक हाई बॉर्न किस्म का व्यक्ति, एक हाई बॉर्न व्यक्ति है, और उसकी जो है आपने सत्ता माननी है, उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करना है, वो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देता है या उसके बिहाफ पर प्रशासन आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है आपने वो मानना है। दूसरा, जिस तरीके की बड़ी बड़ी मूर्तियां ये लोग बनवाया करते थे, उसी तरीके की उस वक्त में देवताओं की मूर्तियां भी बना करती थी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां ये लोग बनवाते थे, अभी हम उनकी फोटोग्राफ्स भी देखेंगे, उसी तरीके की बड़ी बड़ी मूर्तियां देवताओं की भी बना करती थी। आप सोच के देखिए, देवताओं की मूर्तियां भी वैसी बन रही हैं उस जमाने में, एंड अपने राजा की मूर्तियां भी वैसी बन रही हैं, तो वहां से फिर लोगों के बीच में इंप्रेशन जाता था कि यार ये देवता भी जो है राजा की तरह दिख रहे हैं, राजा जो है वो भी देवता की तरह दिख रहा है, इसका मतलब अपना जो देवता राजा है वो देवता है, देवताओं का दूत है, देवताओं का पुत्र है, इस तरीके की फिर जो है प्रोजेक्शंस वगैरह यहाँ से किए जाते थे। और ये जो आइडेंटिफाइंग विद द डेटीज था, फिर एक सबसे सिंपल तरीका हुआ करता था कि जिससे जनता के बीच में अपना जो एक्सेप्टेंस है वो काफी बढ़ता था। लोग फिर जो है आपके ना सिर्फ खिलाफ जाने के बारे में सोचते नहीं थे, अगर इस तरीके की कोई सुगबुगाहट भी होती थी तो उसके बारे में बिफोर हैंड आपको जो है इन्फॉर्मेशन ला कर देते थे। एंड बड़ी मात्रा में इस तरीके रिवोल्ट्स वगैरह को टालने का भी एक सबसे अच्छा तरीका यही था कि अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करो, क्योंकि लोग उस वक्त गॉड फियरिंग बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अब आपने मान लिया कि आपका जो राजा है वो देवता है, देवता के सामान्य है, उसमें उसकी जो लीनिएज है वो देवताओं से चली आ रही है, उसकी मूर्तियों से आपको यही चीज प्रोजेक्ट हो रही है। तो इन सब, और फिर आपको सुनने में आ रहा है कि कोई आपके देवता तुल्य राजा के खिलाफ जो है बगावत वगैरह करना चाह रहा है, तो एक तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करोगे जाके, दूसरा आपके दिमाग में विचार आएगा ही नहीं कि यार देवता समान राजा के साथ थोड़ी ना लड़ा जा सकता है, वो तो देवता है, हम तो इंसान है। इस तरीके से अपने आप को हाई बॉन्ड प्रोजेक्ट किया जाता था और इंश्योर किया जाता था कि अंपायर में स्टेबिलिटी भी जो है वो बनी रहे। अब देखिए ये मूर्ति कनिष्क की ये मूर्ति है, हालांकि इसका सर और जो भुजाएं हैं बाद में जो इन्वेडर्स थे उन्होंने तोड़ दिए, मगर फिर भी एविडेंसेस हैं अपने पास में जिससे पता चलता है कि कनिष्क की मूर्ति है। अब इस तरीके की एक बहुत शानदार मैग्निफिसेंट मूर्ति जो है ये कनिष्क की है। यहां से एक और देखिए, ये एक और मूर्ति है। इसी तरीके की मूर्ति अब इस टाइम पीरियड पे देवताओं की भी बनाई जाती थी। भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो भी लगभग इसी तरीके से बनाई जाती थी, और दूसरे जो देवता हैं उनकी मूर्तियां भी इसी तरह से बनाई जाती थी। आपके राजा की मूर्ति भी वैसी बनाई जा रही है जिस तरह से आपके देवताओं की मूर्ति बनाई जा रही है। दूसरे शब्दों में आपके देवताओं की मूर्तियां जैसी बन रही है, आपकी राजा की मूर्ति भी वैसी बन रही है। तो यहाँ से अपने आप जो सिमिलैरिटी या आपस में कंपेरिजन है वो आ जाया करता था। ये देखिए, ये स्कल्पचर्स हैं उस वक्त के। दूसरे, ये देखिए एक और।
तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो अब हिस्टोरियंस ने इस तरीके के जो स्कल्पचर्स वगैरह देखे, उससे दो बातें निकल कर आती हैं। या तो कुषाण खुद को ईश्वरों के समान समझते थे, गॉड लाइक समझते थे, या कम से कम अपनी जनता के बीच में इंप्रेशन देते थे कि तुम हमें गॉड लाइक समझो, हमें देवता तुल्य मानो, और इसके लिए ये इस तरीके के स्कल्पचर्स वगैरह का निर्माण करवाया जाता था। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है कि कुषाणों में से कई सारे कुषाण रूलर्स ने एक टाइटल अपनाया था जिसका नाम था देवपुत्र। देवपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ गॉड्स। अब सोच के देखें, आपका रूलर खुद जो है उसके नाम के आगे देवपुत्र लगा रखा है। अब बार बार उसको अब जनता के बीच में अगर कोई इससे रिलेटेड उसके रिलेटेड अगर कुछ घोषणाएं की जानी है और वहां पे उसके टाइटल के साथ में देवपुत्र लगा हुआ है, लोग पढ़े लिखे इतने थे नहीं, तो फिर वही सवाल उठेगा कि देवपुत्र क्यों बोल रहा है अपने आप को, इसके पिता का नाम देव है या फिर ये देवताओं का पुत्र है, इसलिए इस तरीके की बातें उठेंगी। कई सारे फिर जो है किंवदंतियां बनती थी, भ्रांतियां बनती थी, और इस तरीके से लोगों के बीच में अफवाहें उड़ाई जाती थी कि भाई वो देवताओं का पुत्र है, दिस एंड दैट। ये भी एक तरीका हुआ करता था जिससे देवताओं के साथ में कंपैरिजन या सीधे सीधे रिश्ते बना दिए जाते थे, एंड जनता के बीच में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती थी। एंड कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि हो सकता है ये जो स्ट्रेटजी है शायद कुषाणों ने चाइनीज जो रूलर्स थे उनसे इंस्पायर होकर शुरू करी थी, क्योंकि चाइनीज रूलर भी इसी टाइम पीरियड में कालखंड में अपने आप को सन्स ऑफ हेवन बोलते थे, यानी कि स्वर्ग के बेटे बोला करते थे। अब स्वर्ग के बेटे का मतलब क्या, स्वर्ग में ईश्वर रहता है यानी कि ईश्वर के बेटे। तो फिर वही बात आ जाती थी कि ईश्वर का बेटा है जो आपके ऊपर रूल कर रहा है, वहीं से आपने उठा लिया देवपुत्र कि देवताओं का पुत्र है या देवताओं का बेटा है जो आपके ऊपर रूल कर रहा है, और इस तरीके से आप अपनी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ाते थे। और यहां से लोगों के मन में एक बात जाती थी या फिर किंवदंतियां बनती थी कि भाई आपका जो राजा है वो डिवाइन है, और यहीं से ये जो डिवाइन किंग्स का टॉपिक है अपना, इसका जो नाम पड़ा है वो चरितार्थ हो रहा है कि डिवाइन किंग्स इस तरीके से जो है आपके क्रिएट किए जाते थे। इनका जो कल्ट है, इनका जो लेजेंड है डिवाइन किंग्स का, वो इस तरीके से बनाकर प्रोजेक्ट किया जाता था। By the 4th century, there is evidence of larger states, including the Gupta Empire. Many of these depended on Samantas, men who maintained themselves through local resources, including control over land. They offered homage and provided military support to rulers. तो कुषाणों के बाद फिर जब कुषाणों का शासन खत्म हुआ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कुषाणों के अंपायर के मैप में कि काफी बड़ा इलाका इनके कब्जे में था। कुषाणों का अंपायर खत्म होने के बाद में फिर भारत का नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है वो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया। उसके बाद लगभग 200-300 सालों तक इसी तरीके की व्यवस्था बनी रही। चौथी शताब्दी कॉमन एरा आते आते हमको फिर एक बार देखने को मिलता है कि एक मजबूत और एक बड़ा अंपायर जो है इंडिया में, खासतौर पे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इमर्ज होता है, और इस अंपायर का नाम था गुप्ता अंपायर। एक बड़ा लार्जर स्टेट के रूप में ये निकल कर आता है। मगर इस टाइम पीरियड तक जो राज करने का तरीका था या जो राज व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा बदल गई थी। इसमें एक इंटरेस्टिंग चेंज आपको देखने को मिलता है। गुप्ता अंपायर के टाइम पीरियड पे राजा जो था वो सामंतों के ऊपर डिपेंड करता था अपने शासन को ठीक तरह से चलाने के लिए। अब सामंत वो हुआ करते थे जिनका अपने अपने इलाकों के ऊपर बड़ा प्रभाव था, ये अपने इलाकों के जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे, और उसके साथ ही साथ इनके पास में अपने खुद की आर्मी भी हुआ करती थी, अपने खुद के लड़ाके भी हुआ करते थे सारी, और इन सब की जरूरत राजा को जो है अपना अंपायर चलाने में होती थी। अब ये लोग करते ये थे कि राजा को अपने से ऊपर मान लेते थे, मगर बदले में राजा को ये मानना पड़ता था कि भाई जिस एरिया के तुम सामंत हो वहां पे तुम्हारा कंट्रोल है और तुम अपने हिसाब से वहां पर रूल कर सकते हो। बस अगर कभी मुझे युद्ध में जाना पड़े तो तुम्हें मेरे को मिलिटरीली सपोर्ट करना पड़ेगा, और जो भी ट्रिब्यूट या टैक्सेस वगैरह हैं टाइम टू टाइम पे करते रहो, बाकी अपने हिसाब से रूल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये लेट से इतना बड़ा अंपायर है, अब इस अंपायर को कई सारे क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। हर एक क्षेत्र का अपना एक सामंत है, और हर एक क्षेत्र का जो सामंत है वो इस जगह के रिसोर्सेस के ऊपर, लैंड के ऊपर, लोगों के ऊपर अपने हिसाब से जो है रूल करता था। कुछ बातें राजा की ऑब्वियस है माननी पड़ती थी, बट मोर और लेस वो अपने हिसाब से यहाँ पर अपना काम चला रहा था। जब उसके एक तो उसको राजा को जो भी अपना एक निश्चित मात्रा में टैक्स वगैरह पे करना है तो वो देना है, दूसरा अगर कभी आपको ट्रिब्यूट वगैरह पे करना पड़ रहा है, और अगर कभी मिलिटरीली जरूरत पड़ती थी तो राजा की फिर आपने हेल्प करना पड़ती थी। अब यहाँ पे अपने को अभी तक ये हो रहा था मौर्यों के टाइम पीरियड पे कि पूरा अंपायर आपने बनाया, अलग अलग उसके फिर आपने प्रांत बनाए, उन प्रांतों में फिर आपने गवर्नर के तौर पर रूल करने के लिए अपने बेटों को भेजा या फिर अपने रिलेटिव्स वगैरह को भेजा। अब ऐसी कहानी नहीं है।
इस वक्त में जो सामंत है जरूरी नहीं है कि वो आपका रूल आपका रिलेटिव हो, भाई भतीजा हो सकता है उसका आपसे कोई ब्लड रिलेशनशिप ना हो, बस उसने आपको अपना राजा मान लिया है, बदले में आपने उसको उसके इलाके पे रूल करने की आजादी दे दी है और वो आपके किंगडम का पार्ट हो गया है। तो इस तरीके से जो है व्यवस्था बनी हुई थी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये निकल कर आता है कि ये जो सामंत थे, कई बार अगर राजा कमजोर होता था तो उसको आपदस्त करके उसको हटाकर उसकी जगह पे खुद राजा बन जाते थे एंड राजा को कई बार सबऑर्डिनेट कर देते थे। अंपायर कितना मजबूत है या कितना कमजोर है ये इस बात पर डिपेंड करता था कि राजा के नीचे जो सबऑर्डिनेट सामंत है वो उसके प्रति कितना लॉयल है या कितना लॉयल नहीं है। ये व्यवस्था इसके पहले भारत में अभी तक गुप्ताओं के पहले आपको देखने को नहीं मिल रही थी। ये चीज गुप्ता अंपायर के टाइम पीरियड तक प्रोमिनेंट हो गई थी। देखें, powerful samantas could become kings. Conversely, weak rulers might find themselves being reduced to positions of subordination. जो बात मैंने आपको बताई कि सपोज कर लें ये इलाका है, अब इसमें कई सारे आपके जो है सामंत बने हुए हैं। इस इलाके का सामंत जो है लेट से धीरे धीरे उसने अपने इलाके को रूल करके इसको काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस बना लिया। अब उसके पास में राजा को टैक्स पे करने के बाद में भी अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, उसने एक ठीक ठाक अपनी स्टैंडिंग आर्मी भी मेंटेन कर रखी है। अब वक्त के साथ में पता चला उसको उसके साथ पड़ोस के जो दो सामंत हैं उनका भी सपोर्ट मिल गया एंड विद इन द मीन टाइम राजा आपका कमजोर हो रहा है। तो पता चला एक दिन उठा के उसने तीनों लोग आपके जो तीनों सामंत हैं इन्होंने उठा के राजा जहां पे उसकी राजधानी है उस पर हमला कर दिया और उसको हटा के अपनी जगह पर राजा बन गए। या फिर आपका जो कमजोर राजा है उसको आपने सबऑर्डिनेशन की स्थिति में ला दिया है, वो अभी भी राजा बट वो सिर्फ नाम का राजा है और रूल आप कर रहे हो। इस तरीके की स्थिति भी बनकर क्रिएट हो गई। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिल रही थी। दूसरे शब्दों में चौथी शताब्दी कॉमन एरा आते आते भारत में रूल करने की जो व्यवस्था थी, जो किंगशिप का नोशन था, वो काफी हद तक बदल गया था, काफी हद तक चेंज हो गया था। 300 साढ़े 300 साल पहले राजा अपने आप को देवपुत्र बताकर सोशल वैलिडेशन वगैरह तलाशने की कोशिश कर रहा था। 300 साढ़े 300 400 साल बाद 4 पीढ़ियों में आपको यह देखने को मिलता है कि राजा सामंतों के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा सामंत उसके फेवर में है, जितना लॉयल है, उतना मजबूत शासन है। और जहां पे वो थोड़ा बहुत डगमगाया या फिर सामंत उसके अगेंस्ट में गए तो शासन आपका कमजोर होने लगता था। ये सारी चीजें यहां पर आते आते अपने को देखने को मिलती हैं। चले ये देख लें गुप्ता अंपायर का मैप। और इस तरीके से सामंतों की व्यवस्था के चलते, हालांकि ये जरूर था कि काफी बड़ा अंपायर जो है चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सम्राट अशोक के बाद में दूसरी बार इतना बड़ा अंपायर जो है आपको इंडिया में, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, इतने बड़े इलाके पे अगर आप अपना शासन कर पा रहे हो तो इतना बड़ा अंपायर काफी वक्त के बाद में आपको देखने के लिए मिला था। चले अब बात करते हैं हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर कि इनको कैसे बनाया गया, इनके बारे में अपने को कैसे पता चला, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि गुप्ता रूलर्स की जो हिस्ट्रीज इनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। देखते हैं सर। तो जैसा कि हमने देखा मौर्यन अंपायर के बाद में फाइनली अब 4th सेंचुरी कॉमन एरा में दूसरी बार भारत में एक ऐसा पावरफुल अंपायर एमर्ज होता है जिसने एक बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े भूभाग के ऊपर, एक बड़े क्षेत्र के ऊपर पॉलिटिकल यूनिटी फिर से स्थापित करी। उस पूरे क्षेत्र को एक सिंगल रूलर के अंडर या एक सिंगल अंपायर के अंडर में लेकर आने में कामयाब हुए। नाम क्या है इनका? गुप्ता अंपायर। तो नो डाउट अबाउट दैट कि गुप्तास का जो अंपायर है वो काफी पावरफुल अंपायर था और इंडियन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो इसका जो इतिहास है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि इसके पहले के रूलर्स की अपेक्षा इसका जो इतिहास है उसको रिक्रिएट करने के लिए, उसकी हिस्टोरिकल राइटिंग्स के लिए हमारे पास में काफी सारे सोर्सेस हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि रिच सोर्सेस के रूप में अपने पास में लिटरेचर निकल कर आता है। इसके पहले के जितने भी अंपायर्स या जितने भी रूलर्स गए उनके बारे में जो भी हिस्ट्री लिखी गई है उसमें हमारे पास में लिटरेचर एक सोर्स के तौर पर अवेलेबल या तो बहुत कम मात्रा में है या फिर बिल्कुल ना के बराबर लिटरेचर आपको सर्टेनली डेडिकेटेड टू कुछ रूलर्स देखने को मिलता है। उनके टाइम पीरियड में कोई किताब लिखी गई हो, कोई ग्रंथ लिखा गया, उसमें उनका जिक्र मिल जाए, वो एक अलग बात है। बट डेडिकेटेडली इनके बारे में कुछ लिखा जाए, इस तरीके के रूलर्स अभी तक बहुत कम हुए थे। गुप्तास के टाइम पीरियड पे ये चीज चेंज हुई और इस टाइम पीरियड पे जो लिटरेचर हमको मिलता है डेडिकेटेडली अलग अलग राजाओं को ध्यान में रखकर या उनके पैट्रोनेज में जो है काफी सारा लिटरेचर लिखा गया और इसकी मदद से गुप्तास के अंपायर की हिस्टोरिकल राइटिंग में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा इनके टाइम पीरियड पे जो कॉइन्स इशू किए गए थे वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पर निकल कर आते हैं। तीसरा, ऑब्वियसली जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो शिलालेख हैं जो देखने को मिले हैं इस टाइम पीरियड के, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि इंस्क्रिप्शंस में एक नई कैटेगरी ऐड होती है जिसको बोला जाता है प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है कि राजा को प्रेस करते हुए
उसके राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते हुए उसके जो कोर्ट पोएट्स थे या फिर कोई राइटर था उसने अच्छी अच्छी बातें लिखकर इस तरीके से कहीं पर उसको रखवाया था। तो इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस थे इनको प्रशस्ति बोला जाता था। अभी तक जिस तरीके के इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे उसमें ये पता चलता था कि फलाने राजा ने इस जगह पर ये काम करवाया है, ढिकाने राजा ने इस जगह पर ये काम कराया, इस तरीके से। मगर अब राजा की तारीफें करते हुए पोएम्स की पोएम्स जो हैं अभी तक पत्थर पे खुदवा के नहीं लिखवाई जा रही थी, बट अब वो चीज यहाँ पर होती है और इनको जो है इंस्क्रिप्शंस में अलग से कैटेगरी दी गई है। इनको बोला जाता है प्रशस्ति। राजाओं के प्रेज में उनके आपके पोएट्स हो गए, उनको अगर किसी ने पैट्रोनेज दे रखा है तो उन्होंने इस तरीके की प्रशस्ति खूब लिखवा लिखवा कर जो है गुप्ता राजाओं के बारे में टंगवाई है और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे इनके इतिहास को लिखा जाता है। तो पॉइंट इज कि इनके बारे में इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने पास में रिच सोर्सेज हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से भारत की जो हिस्टोरिकल राइटिंग है वो ज्यादा विस्तृत हो गई है, ज्यादा डिटेल में है गुप्ताज एंड इसके बाद से, एंड ज्यादा अपने पास में रिसोर्सेज हैं जिसकी मदद से हिस्ट्री को ज्यादा बेहतर तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट गुप्ता अंपायर और इसके बाद में लिखा जा सकता है। While historians often attempt to draw factual information from such compositions, those who composed and read them often treasured them as works of poetry rather than as accounts that were literally true. अब प्रशस्ति के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि क्योंकि इसमें राजा की सिर्फ बड़ाई बड़ाई की गई है, पोएट्री वगैरह की गई है और राजा को खुश करने के लिए बेसिकली इन सारी चीजों को लिखा गया, मगर क्योंकि ये अपने को मिली है तो इनको एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर, एक हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर आपने ट्रीट करना है। बट इसमें लिखी हुई हर बात को आप आंख बंद कर सच नहीं मान सकते, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो प्रशस्ति मिली है इसमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जो फैक्चुअल नहीं है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उसमें आप काव्यात्मक तरीके से बातें की गई हैं, अतिशोक्ति अलंकार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, राजा की बिना मतलब की बढ़ाइयां की गई हैं। अब आंख बंद कर उनको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको राजा को खुश करने के लिए लिखा गया था और जरूरी नहीं है कि इसमें कही गई हर बात जो है वो लिटरली सच हो, क्योंकि काफी सारी तो उसमें पोएट्री है और पोएट्री में फिर बहुत सी चीजें की जाती हैं, बहुत से अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से आप कह सकते हैं अलग अलग तरीके के टाइटल्स दिए जाते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि राजा के बारे में जो भी अच्छी अच्छी बातें उसमें कही गई हो उस कोर्ट पोएट के द्वारा जिसको राजा ने खुद नौकरी पर रखा था उसको आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर लेकर चलो। तो ये एक चैलेंज की बात है कि इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसमें से क्या वो इंफॉर्मेशन है जिसको फैक्ट के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है और क्या वो चीजें हैं जिसको फिक्शन या फिर पोएट्री समझकर डिस्कार्ड करना पड़ेगा या जिसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हिस्टोरिकल राइटिंग के लिए। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है और यहाँ पर आपकी एक इतिहासकार की जो पारखी नजर है वो बहुत काम आती है। वो फिर वो पारखी नजर जो है अगर आपकी अच्छी नहीं हुई तो हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ गलत फैक्ट्स मिल जाएं, आप मिस इंटरप्रिटेशन कर लें, गलत हिस्ट्री लिख दें। तो ये एक चैलेंज जो है गुप्तास की टाइम पीरियड में जो हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है उसमें क्रिएट होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, प्रयाग प्रशस्ति जिसको कई बार इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, ये इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये बेसिकली एक पिलर है जिसके ऊपर संस्कृत में एक पोयम लिखी गई है और ये कंपोज किया गया, ये पोयम कंपोज की गई है हरिसेना के द्वारा। हरिसेन गुप्ता रूलर्स में एक रूलर हुए थे, समुद्रगुप्त, जिनको कई बार भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। इनके सम्मान में हरिसेना ने प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे एक लंबी चौड़ी कविता लिखी हुई है। अब इस प्रशस्ति पे ये जो सारी बातें लिखी गई हैं उनको पढ़कर आप आंख बंद करके उन पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो आपको भी समझ में आएगा थोड़ा बहुत जब हम लोग टेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसका। बट ये एक एग्जांपल है कि समुद्रगुप्त नो डाउट एक पावरफुल रूलर थे जिन्होंने 4th सेंचुरी कॉमन एरा में रूल किया था। नो डाउट इन्होंने काफी बड़े इलाके पे कब्जा किया था। नो डाउट इनके टाइम पीरियड पे भारत का जो है एक तरीके से गोल्डन एज चल रहा था, सारी चीजें थी। बट फिर भी हरिसेना ने जिस तरीके से प्रयाग प्रशस्ति में इनकी भर भर के बढ़ाइयां करी हैं उससे मेरे हिसाब से समुद्रगुप्त खुद शायद पूरी तरह से एग्री ना करेंगे या फिर शर्मा जाएंगे। तो कई बार इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उस पर ली गई इंफॉर्मेशन, उस पर दी गई इंफॉर्मेशन चैलेंजिंग हो जाती है कि इसमें से कितना जो है आप फैक्ट के तौर पे कंसीडर करो और कितना जो है उसको डिस्कार्ड करो, और फैक्ट के तौर पर जो कंसीडर कर रहे हो अल्टीमेटली फिर उसको फिर बैक करने के लिए आपके पास में और फर्दर सपोर्टिंग एविडेंस क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें फिर मैटर करती हैं। देखते हैं, ये प्रयाग प्रशस्ति की फोटोग्राफ है, ऐसा लंबा चौड़ा एक बड़ा सा पिलर है और इसके ऊपर संस्कृत में जो है फिर हरिसेना ने जो बातें लिखी हैं वो सब यहां पर मेंशन्ड है। अब देखें इस पे लिखा क्या है। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति।
ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ, यानी कि जो समुद्रगुप्त थे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरी धरती पे कोई शत्रु नहीं है. He by the overflowing of the multitude of many good qualities adorned by hundred of good actions. इनमें हजारों के हिसाब से या कई सौ अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, और इन सारी अच्छी क्वालिटीज के साथ साथ ही वो अच्छे अच्छे कर्म भी करते हैं. Good actions has wiped off the fame of other kings with the soles of his feet. एंड क्योंकि ये इतने अच्छे आदमी हैं, ये इनके पास में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, इनके इतने अच्छे अच्छे एक्शंस हैं कि इनसे इन सब इसके चलते इनका इतना नाम हो रहा है कि दूसरे राजाओं का जो नाम है वो इन्होंने अपने पैरों के जो जूते हैं उसकी फीट से जो है उसको एक तरफ धक्का मार के कर दिया, और चारों जगह सिर्फ जो है इन्हीं का नाम हो रहा है. तो अब इतनी बड़ाई इन्होंने 4 लाइनों में कर दी. इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली काव्यात्मक तरीके से बातें की जा रही हैं, इसमें अपने को बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है. अब कोई आदमी ऐसा एक रूलर है जिसने इतने बड़े इलाके पे कब्जा किया कि उसे भारत का नेपोलियन तक कह दिया गया है, और आप कह रहे हो उसका कोई एंटागोनिस्ट ही नहीं है, पूरी दुनिया में उसका कोई दुश्मन नहीं है. ऐसा हो ही नहीं सकता. ये फिर अब उनसे पूछो जिनके राजाओं जिनके किंगडम्स पे इन्होंने कब्जा किया था, वो शायद इस बात से एग्री ना करें. तो पॉइंट ये है कि ये लिटरेचर है. आगे देखना. ही इज पुरुषा द सुप्रीम बीइंग, being the cause of prosperity of the good and the destruction of the bad. अब ये जो है वो पुरुष हैं. पुरुष का मतलब यहाँ पे परब्रह्म है या सुप्रीम, जो सुप्रीम आपके जो परमात्मा है उसकी बात हो रही है, यानी कि परमात्मा मान लिया राजा को. अब यहाँ पे आगे देखिए, और इनके चलते जो है सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, और इनके चलते बुरा जो है उसका नाश हो जा रहा है. He is one whose tender heart can be captured only by the devotion and humility. इनका जो दिल है वो बड़ा आपका मर्म प्रिय है, और इनको डिवोशन और ह्यूमिलिटी के साथ में, यानी कि इनकी अगर आप खूब चरण वंदना करोगे तभी जो है आप उनके दिल में स्थान पा सकते हो. बाकी कोई तरीका नहीं है. पॉइंट यह है, जो ये थोड़ी बहुत जो लाइनें मैंने पढ़ी हैं इससे एक बात समझ में आ रहा है कि हरिसेना जो है वो या तो बहुत बढ़िया चाटुकार है, इसको ऐसे कह लें, या फिर उसको जो नौकरी दी गई है अपने राजा के द्वारा कोर्ट पोएट के तौर पर वो उसमें बहुत अच्छा है, या प्यार में पागल है समुद्रगुप्त के बहुत बुरी तरीके से, जो इतनी खतरनाक खतरनाक बातें लिख रहा है. अब ये हरिसेना के द्वारा की गई पोएट्री है प्रयाग प्रशस्ति में, इसको आप एकदम लिटरल सेंस में नहीं ले सकते कि समुद्रगुप्त के बारे में जिसने जो बातें कही हैं इसको आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता. और यहीं पर आकर जो है ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि किस चीज को हम हकीकत माने, किस चीज को फसाना माने, और ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट जो है अपने लिए क्रिएट कर देता है. इसलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गुप्तास के टाइम पीरियड पर काफी सारा रिच लिटरेचर आपके पास में मौजूद है, इंस्क्रिप्शंस के सोर्सेज हैं और अलग अलग आपके पास में एलिमेंट्स हैं जिसकी मदद से इनके इतिहास को लिखा जा सकता है, बट फिर भी बहुत केयरफुली आपको इन सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है हिस्टोरिकल रीराइटिंग के लिए, ताकि कोई गलत इंटरप्रिटेशन, कोई गलत फैक्ट जो है वो कंसिडरेशन में ना लिया जाए, और फिर आप ऐसी चीजें इतिहास ना मानने लगे जो शायद कभी हुई ना हो, या फिर उस तरह से ना घटी हो जिस तरीके से बताई गई है या फिर आपने इंटरप्रेट करी है. तो ये एक चैलेंज जो है हिस्टोरिकल राइटिंग में यहाँ से आता है. बट नो डाउट कि 4th सेंचुरी गुप्ता अंपायर और उसके बाद से हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है कि हिस्टोरिकल राइटिंग रिच हो जाती है, ज्यादा डिटेल्ड हो जाती है. वजह यह थी कि इस टाइम पीरियड तक लिटरेचर काफी ज्यादा लिखा जा रहा था, रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे थे, राइटिंग पहले की अपेक्षा ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, और लोग जो है रिटन रिकॉर्ड्स को मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में ज्यादा बेहतर तरह से मैनेज कर रहे थे. इन सारी चीजों के चलते इस टाइम पीरियड पर और उसके बाद में भारत का इतिहास ज्यादा विस्तृत हो जाता है, ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर ज्यादा डेवलप हो जाती है. चले आगे बढ़ते हैं. सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन. आज के सेशन में बस इतना ही. अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अ चेंजिंग कंट्री साइड. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें. थैंक यू. जय हिंद.